प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, इंद्र 2021 क्या है? इंद्र 2021 क्या है? तो इंद्र 2021 भारत और रूस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। रशिया के वोल्गाग्राद में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा। 12वां संस्करण है। 2021 में इसका 12वां संस्करण होगा। भारत और जापान के बीच में भी कई सारे सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे जी मैक्स सैन्य अभ्यास, और दूसरा महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास मालाबार सैन्य अभ्यास, जो त्रिपक्षीय 3 देशों के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसमें जापान, भारत के साथ अमेरिका भी शामिल है। भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो एक महत्वपूर्ण वरुण सैन्य अभ्यास होता है। वरुण सैन्य अभ्यास होता है। और भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। तो हमने इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास पर बात की। और सैन्य अभ्यास आयोजित करवाने का जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, द्विपक्षीय संबंधों को या फिर बहुपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करना, मजबूत करना होता है, और साथ ही सेना का आधुनिकीकरण भी शामिल है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हेल्पलाइन नंबर 78 27 170 170 78 27 170 170 शुरू किया। ये हेल्पलाइन नंबर जो है किससे संबंधित है? तो इस हेल्पलाइन का संबंध है हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मदद करना। इस हेल्पलाइन को जारी करना, लॉन्च करने का उद्देश्य है। और कोरोना के पीरियड में हमने देखा है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा जो है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, वो बढ़े हैं। और इसके साथ हम देखते हैं भारत में 2005 में घरेलू हिंसा से संबंधित एक कानून भी है, और इसके साथ ये एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। तीसरा प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भारत के लिए, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नगर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा या फिर बनावली? तो धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और ये चारों जो साइट है, ये चारों जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। और इसमें धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया है। क्यों चर्चा है? यूनेस्को ने क्या किया है, भारत की विश्व विरासत स्थल को जो 2 विश्व विरासत स्थल है, धोलावीरा और रामप्पा मंदिर, तेलंगाना का रामप्पा मंदिर और गुजरात का धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। और इस प्रकार हम बात करें तो भारत की कुल 40 विरासतें हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई है। इसमें 33 विरासत सांस्कृतिक और 7 विरासत जो है वो प्राकृतिक विरासत है। 33 तो है सांस्कृतिक और 7 जो है वो है प्राकृतिक विरासत है। और हम बात करें धोलावीरा की, जो 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है भारत की, इसकी अवस्थिति की बात करें तो गुजरात के कच्छ के रण में खादीर बेट द्वीप है। खादीर बेट द्वीप गुजरात के कच्छ के रण में वहां अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता लगभग 5000 साल की। और ये एकमात्र नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित है। ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। बाकी जो स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धोलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित है। धोलावीरा को शामिल किया गया है। और रामप्पा मंदिर की बात करें, तेलंगाना में अवस्थित है रामप्पा मंदिर। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। काकतीय वंश से इसका संबंध है। और महाराजा गणपति देव के शासन काल में काकतीय वंश से इसका संबंध है। इसका शिल्पकार जो है, आर्किटेक्चर रामप्पा है। पूरी दुनिया में एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जिसका नामकरण जो है वो इसके शिल्पकार के नाम पर रखा गया है, रामप्पा। भारत की विश्व विरासत स्थल की बात करें तो अब तक धोलावीरा को शामिल करने के बाद 40 विरासत स्थल यूनेस्को की श्रेणी में आ चुकी है।
पहली विरासत स्थल की बात करें तो 1983 में 1983 में अजंता एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया। और 40वां स्थल है धोलावीरा गुजरात का, धोलावीरा गुजरात का। राजस्थान की विश्व विरासत स्थल की बात करें तो सबसे पहले 1985 में 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया 1985 में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्राकृतिक विश्व जो धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया। तो दो तरीके की सूचियां होती है, एक तो सांस्कृतिक, दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक में 7 स्थल शामिल है, उसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है। 2010 में जयपुर की जंतर मंतर वेधशाला, जंतर मंतर वेधशाला, और 2013 में 6 दुर्गों को, राजस्थान के 6 दुर्गों को भी शामिल किया गया। आमेर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग और जैसलमेर के दुर्ग को शामिल किया गया। और 2019 में जयपुर का जो परकोटा है, जयपुर की जो 4 दीवारी है, जयपुर जो नगर नियोजन के लिए दुनिया भर में विख्यात है, उसको शामिल किया गया। तो ये राजस्थान की कुछ विश्व विरासत स्थल की हमने बात की। तो टोटल भारत की 40 विश्व विरासत स्थल है और राजस्थान की केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 6 किलों को शामिल किया गया और 2019 में जयपुर के परकोटों को भी शामिल किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 ये बार बार चर्चा में आ रही है क्योंकि भारत में अब एजुकेशन को लेकर जो अवेयरनेस बढ़ रही है, शिक्षा को लेकर जो परिवर्तन की बात की जा रही है, उसको लेकर कैबिनेट ने कब मंजूरी दी। तो नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी और इस मंजूरी के बाद इसको 1 वर्ष हो चुका है, 1 साल हो चुका है। और 29 जुलाई 2021 आज प्रधानमंत्री एजुकेशन को लेकर, भारत की भविष्य की नीति को लेकर संबोधन भी करेंगे 29 जुलाई 2020। और नई शिक्षा नीति की बात करें तो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की सिफारिश पर, ड्राफ्ट पर इस नीति को तैयार किया गया। और इस समिति ने जो मुख्य सिफारिश दी वो पहली महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि भारत की जीडीपी का, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6% एजुकेशन में लगाया जाए। 6% एजुकेशन में लगाया गया। अगर 6% एजुकेशन में लगाया जाएगा तो भारत की एजुकेशन का पूरा कायाकल्प चेंज हो जाएगा और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि 2030 तक सकल नामांकन अनुपात जो है वो कितना करना है, 100% तक लाना है। ये आदर्श हमने टारगेट रखा है। सकल नामांकन अनुपात, ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशियो है उसे 100% करना है 2030 तक। और एक स्कूली एजुकेशन को क्या करना है, 5+3+3+4 इस पैमाने पर स्कूली एजुकेशन का क्रियान्वयन करना है। नई शिक्षा नीति की अगर बातें लागू होती है तो भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। के कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट ये महत्वपूर्ण है, 1 साल हो गया इसको। और पिछली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में बनी थी। तो इतने लंबे अंतराल के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी बनी है। हाल ही में श्री नंदू नाटेकर का निधन हो गया। इनका संबंध किस फील्ड, किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध खेल से है, स्पोर्ट्स से है। और स्पेशली ये बैडमिंटन के एक धाकड़ प्लेयर थे, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इन्होंने टाइटल अवार्ड जीते हैं। 1956 में इंटरनेशनल टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे और इसका संबंध जो था वो महाराष्ट्र राज्य से था। नंदू नाटेकर बैडमिंटन के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस जासूसी विवाद की जांच के लिए किस राज्य ने एक जांच आयोग का गठन किया है। ये काफी सुर्खियों में रहा है और संसद के मानसून सत्र में भी इस पर काफी डिबेट चल रही है और विपक्ष जासूसी या इसकी जांच को लेकर सरकार पर दबाव निरंतर बना रहा है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने पेगासस जासूसी विवाद को लेकर एक जांच आयोग गठित किया। पेगासस है क्या? इजराइल की एक सर्विलांस कंपनी है एनएसओ, निगरानी करने वाली एक कंपनी है। एनएसओ द्वारा निर्मित एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। ये कंपनी क्या करती है, दूसरी सरकारों को, जितनी भी दुनिया में सरकारें हैं उन सरकारों को ये सॉफ्टवेयर देती है। उसके बाद में क्या करता है कि अवैध तरीके से हैकिंग करते हैं स्मार्टफोन की, डाटा की, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, इस कंपनी के थ्रू। तो भारत में ये हुआ अभी
ये बात आई कि काफी लोगों की इसमें विपक्ष के लोग भी शामिल थे, राजनेता भी है, चित्रकार भी है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसमें शामिल है। उनकी जासूसी की बातें सामने निकल कर आई। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत जांच आयोग गठित किया गया इसकी जांच करने के लिए। और जांच आयोग अधिनियम में यही बात है कि अगर अवैध तरीके से कोई हैकिंग करता है, फोन के माध्यम से डाटा को चुराता है, तो उसके लिए जांच आयोग गठित किया जा सकता है। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज मदन लोकुर और ज्योतिर्मय भट्टाचार्य इस जांच आयोग के मेंबर्स होंगे। तो 2 सदस्यीय ये जांच आयोग है। पेगासस याद हमें रखना है, एक ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, एनएसओ कंपनी ने इसको बनाया है और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसको लेकर एक जांच आयोग का भी गठन किया है। बराक घाटी चर्चा में रही, ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बराक घाटी जो है भारत के असम में अवस्थित है। असम में अवस्थित है। बराक घाटी से ही बराक नदी के नाम पर ही बराक घाटी पड़ा है। तो बराक नदी का प्रवाह होता है और साथ ही साथ इस घाटी के आसपास जो है चाय की खेती होती है। और अभी जो चर्चा में हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि मिजोरम का साथ जो है वो विवाद हुआ है, क्षेत्र को लेकर, स्थान को लेकर क्षेत्रीय विवाद हुआ है असम का। और स्पेशली इसी एरिया में, बराक घाटी के एरिया में ये विवाद हुआ था। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों को बचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड टाइगर डे की हमने बात की, तो भारत में हम बात करें 52 कुल टाइगर रिजर्व है। 1973 में 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था और इसी प्रोजेक्ट के तहत 52 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। पहला जो टाइगर रिजर्व था वह उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट था और 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी, बूंदी, राजस्थान का रामगढ़ विषधारी बूंदी में अवस्थित ये नया बना है। सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम तेलंगाना अवस्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात करें तो पेंच महाराष्ट्र में अवस्थित है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें। और राजस्थान में कुल जो है 4 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं और 5वें टाइगर रिजर्व की भी मांग उठ रही है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मांग उठ रही है। और 4 टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे की बात करें तो अलवर स्थित सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य और कोटा स्थित मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य। और चौथा जो है रामगढ़ विषधारी, जो सबसे नवीन टाइगर रिजर्व भी है। और IUCN की स्थिति की बात करें, जो IUCN है वो रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। उस लिस्ट में बाघ को इंडेंजर्ड माना है, संकटग्रस्त माना है। और दुनिया के सबसे ज्यादा जो बाघ है वो भारत में रहते हैं। पिछली जनगणना जो 2019 में हुई थी उसके हिसाब से 2967 भारत में बाघ हैं। और बाघ की महत्ता को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय पशु भी बनाए गए हैं बाघ को। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की हमने बात की। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड टाइगर डे बनाया जाता है। कोई वृत्ति, कारोबार, उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार का उपबंध संविधान के किस आर्टिकल में है? अधिकार किस आर्टिकल में है कारोबार या व्यापार करने का? तो अनुच्छेद ABCDG, अनुच्छेद 19G में ये बात है कि कोई भी व्यक्ति कोई वृत्ति करता है, कोई कारोबार करता है, आजीविका का जो अधिकार है वो फंडामेंटल मौलिक अधिकार है भारत के नागरिक का। अनुच्छेद 19G में ये बात है। और अनुच्छेद 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। और अनुच्छेद 19B में निरायुध सम्मेलन करने की, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की बात है। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की बात है, और अनुच्छेद 19D में भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निर्बाध संचरण किया जा सकता है, यात्रा की जा सकती है। और 19G में कोई वृत्ति, कारोबार, उपजीविका की बात है। और अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का
मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल में अभी एक केस चल रहा है और विवाद चल रहा है पोर्नोग्राफी को लेकर। पोर्नोग्राफी को लेकर भारत में बहस चली है क्योंकि हाई प्रोफाइल केस राज कुंद्रा के मामले के बाद एक तरफ तो हम भारतीय समाज को देखते हैं कि पोर्नोग्राफी को लेकर किस तरीके से परंपरागत समाज जो है वो खिलाफ होता है, और इसके पीछे जो लॉजिक वाजिब वजह भी है कि इससे क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ ऐसी मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है विशेषकर युवाओं में, जिससे समाज के लिए घातक है और महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़ता है। तो एक वर्ग तो ये है जो पोर्नोग्राफी के बंदिश पर बात कर रहा है, पोर्नोग्राफी को खत्म करने या कानून बनाने पर बात कर रहा है। दूसरा वर्ग जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल वर्ग है और ये तर्क देता है कि विदेशों में पोर्नोग्राफी को लेकर कानून है और ये अधिकार है और ये एक आजीविका का साधन भी बन सकता है, ये भी बात चल रही है। तो इन दोनों बातों को हम देखते हुए हम देख रहे हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट में 1995 में क्या हुआ, एक मामला आया वेंकट जलैया जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा अनुच्छेद 19G के तहत पोर्नोग्राफी को आजीविका का अधिकार नहीं माना जा सकता। आजीविका का अधिकार नहीं माना जा सकता क्योंकि पोर्नोग्राफी से क्या होता है, सामाजिक जो है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जो एक नींव है वो ढह जाती है, उससे काफी नुकसान होता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अवैध जो गतिविधियां हैं, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो, चाहे वो ड्रग्स क्या हो, चाहे वो अलग तरीके की अवैध गतिविधियां हो, उसका अधिकार आजीविका के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है सामाजिक व्यवस्था के तहत, नैतिकता के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर, ठीक है। तो ये मामला वेंकट जलैया में आया था, 1995 में ये फैसला दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? असुमेलित बताना है, एक तरफ खिलाड़ी दूसरी तरफ उनके स्पोर्ट्स। भवानी देवी तलवारबाज है और भारत में तलवारबाजी में, फेंसिंग में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी। फेंसिंग भी इसे बोलते हैं, तलवारबाजी को, पहली खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंध है। सुमित नागल भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। और मनिका बत्रा की बात करें तो इनका संबंध बैडमिंटन से ना होकर टेबल टेनिस से इनका संबंध है। हाल ही में क्वाड देशों का समूह चर्चा में रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इस ग्रुप में, क्वाड में शामिल नहीं है? भारत क्वाड का मेंबर है, अमेरिका क्वाड का मेंबर है, जापान भी क्वाड का मेंबर है और चाइना जो है वो क्वाड का मेंबर नहीं है, क्योंकि क्वाड को जो बनाया गया है वो चाइना की साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियों के खिलाफ ही बनाया गया है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया एक मेंबर है। चार सदस्यों का ये ग्रुप है। चर्चा में इसलिए ये है क्योंकि एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत सारी परिवर्तन हो रहे हैं और भारत के साथ अच्छे और मधुर संबंध बनाने की कोशिशें हो रही है। तो उसी कोशिश में ये एक बड़ा कदम है क्वाड। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि क्वाड की हम बात करें तो ये एक तो चतुर्भुज, हिंदी में इसको चतुर्भुज भी कहते हैं, चतुर्भुज रणनीतिक औपचारिक मंच है। रणनीतिक औपचारिक मंच है जिस पर क्या होता है, संवाद होती है, बातें होती है। मेंबर्स की हमने बात की, 4 मेंबर्स है इसमें, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इसका उद्देश्य जो है वो है हिंद प्रशांत महासागर में राजनीतिक स्थिरता, शांति को बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य है क्वाड का। तो क्वाड में कुल 4 मेंबर है। अमेरिका ने किन देशों से सैन्य मिशन खत्म करने की घोषणा की? जैसे ही नए राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका की विदेश नीति में काफी कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है और उस परिवर्तन के क्रम में ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ये घोषणा है कि सैन्य मिशन को खत्म किए जा रहे हैं अमेरिका के बहुत सारे देशों में, स्पेशली उन इलाकों में जहां पर गृह युद्ध चलता है, हिंसा चलती है, अस्थिरता है, वहां पर अमेरिकी सेना है। तो दो देशों से अपनी सेना को बुलाने का फैसला किया है। पहला भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान अगस्त 2021 तक जो है अमेरिका की सेना चली जाएगी। अब अमेरिका की सेना
की वापसी अपने देश हो रही है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच में एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है जो भारत के साथ साथ अन्य जो देश है उनके लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, आर्थिक चीजें हैं। दूसरा हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। तो अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापसी कर रही है। दूसरा हम देख रहे हैं कि इराक से भी अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया है। और इराक में हम देखें, अमेरिका ने 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था। अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम अमेरिका ने चलाया था वहां के तानाशाही शासक सद्दाम हुसैन के खिलाफ, सद्दाम हुसैन के खिलाफ। और इस ऑपरेशन के बाद सद्दाम हुसैन को यहाँ की सत्ता से तक जो है वो तख्ता पलट कर दिया गया, सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया, ठीक है। और तब से देख रहे हैं कि अमेरिका में इराक की सेना सक्रिय, अमेरिका जो है वो इराक में सक्रिय है और स्पेशली जो इस्लामिक स्टेट है उसके खिलाफ। अब अमेरिका ने घोषणा की है कि 2021 में हम वापस अपनी सेना को बुला लेंगे। तो ये दो देशों से अपनी सेना को बुला रहे हैं। आर्थिक समीक्षा से हम प्रश्नों को देखें, हालांकि इन प्रश्नों पर हमने बात की है, एक ये डिवीजन ही है। वर्ष 2020-21 में राजस्थान की स्थिर कीमतों पर, जो स्थिर कीमतें हैं वो आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है वह है 72,297। कितना है? 72,297 2020-21 में। ये टाइम है कोरोना पीरियड का। 72,297 प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर हम बात कर रहे हैं। और पिछले कोरोना से पहले की बात करें 2019-20 में, 19-20 में तो 78,390 प्रति व्यक्ति आय थी। तो 78,390 से जो प्रति व्यक्ति आय कोरोना के पीरियड में 72,297 रुपए हो चुकी है, कम हुई है, इसमें कमी आई है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें, वर्ष 2020-21 में राजस्थान की स्थिर कीमतों पर 2011-12 पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीडीपी कितनी है? राजस्थान की जीडीपी कितनी है 2020-21 में? तो 2020-21 में हम बात करें तो 6,43,222 करोड़ कितनी है? 6,43,222 करोड़ जो है 2020-21 में राजस्थान की कुल जीडीपी रही है। लेकिन इससे पहले बात करें 2019-20 की तो राजस्थान की जीडीपी 6,88,734 करोड़ रुपए रही है। तो 6,43,222 और 6,88,734। इसका मतलब है कि कोरोना पीरियड में 2020-21 में जीडीपी में जो है कमी आई है। और कितने प्रतिशत की कमी आई ये देखें, वर्ष 2020-21 में राजस्थान की स्थिर कीमतों पर जीडीपी में कितनी वृद्धि रही है? तो पूछा गया है ग्रोथ कितनी रही है, तो ग्रोथ तो नहीं रही है क्योंकि -6.6 की ग्रोथ रही है, -6.6 की ग्रोथ रही है, क्योंकि 6,88,734 करोड़ जीडीपी से कितनी हो गई? 6,43,222 करोड़ रुपए की हो गई। ये है 2020-21 में। और इससे पहले जो ग्रोथ रेट थी वो 5.03% थी स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर। तो 3 महत्वपूर्ण आर्थिक समीक्षा राजस्थान की इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर हमने बात की। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।